करें स्टार्ट। ये फॉर्मूला तो याद है, लास्ट क्लास से हमने डिराइव किया था कि साउंड का किसी मीडियम के थ्रू अगर वो ट्रैवल करता है उसका स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज रूट ओवर ऑफ बी बाई रो। अभी तुमको आई विल गो बैक टेक यू बैक टू थर्मोडायनेमिक्स, और वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, कोई गैस एक आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? बी इक्वल टू क्या लिखते थे? पी। या एग्जैक्टली, क्या भूल गए क्या? कर्व के बारे में बोला था, स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ एन एडियाबैटिक कर्व, बल्क मॉडुलस का वैल्यू कुछ याद है या नहीं है? याद है। आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस का वैल्यू बराबर प्रेशर होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है, उस गैस का जो बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है, दैट इज बराबर इक्वल टू व्हाट? गामा पी। राइट, इज दैट क्लियर? गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। समझ में आया? ओके। देखो अभी न्यूटन आके बोला कि देखो साउंड जब किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, वी ऑल नो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेस। बात समझ में? कंप्रेस, अगर किसी मीडियम को अगर कंप्रेस कर दोगे उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, राइट? किसी मीडियम का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये फील आता ही नहीं आता? गैस को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए? राइज कर जाना चाहिए। और गैस अगर एक्सपांड कर जाता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। इज दैट क्लियर? न्यूटन ने कहा था देखो जब साउंड ट्रैवल करता है ना, तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के कारण जो टेम्परेचर गिरने का बात आता है या टेम्परेचर बढ़ने का बात आता है, तो वो जो हीट एक्सचेंज, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? टॉकिंग अबाउट हीट एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो अगर कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग में चला जाता है, एंड द टेम्परेचर नियरली रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटन ने ये कहा कि जब रेयरफेक्शन आता है, जब टेम्परेचर को गिर जाना चाहिए, तब क्या होता है कि सराउंडिंग से एनर्जी खींच लेते हो अपने अंदर, तो टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब सीधा अगर बोला जाए, न्यूटन ने कहा था कि द प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का जो टेम्परेचर है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, बिकॉज देयर इज हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जहाँ पर भी हीट का डेफिशिएंसी होगा वो सराउंडिंग से खींच लेगा, और जहाँ पर भी हीट एक्सेस होगा वो पर सराउंडिंग पे छोड़ देगा, ताकि टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बात समझ में मैंने कहा? इज दैट क्लियर? और इसी को मान के उन्होंने बोला ओके फाइन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान दें, वी ऑल नो कि B का वैल्यू कितना होता है? P, राइट? व्हाट इज द प्रेशर एट NTP? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? 1.013 into 10⁵ पैस्कल, ठीक है ना? एंड इफ आई टॉक अबाउट द गामा ऑफ एयर, अच्छा इधर तो हमको गामा नहीं चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 into 10⁵ पैस्कल, और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.3 kg per meter cube, राइट? दिस इज ए वैल्यू। डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस केस इज 1.3 kg per meter cube। एंड प्रेशर कितना होता है? इट्स 1.01 into 10⁵ पैस्कल, ठीक है ना? तो अगर इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया जाता है, ध्यान देना, रूट ओवर ऑफ 1.01 into 10⁵ पैस्कल डिवाइडेड बाय डेंसिटी, हम क्या लिख सकते हैं? 1.3 kg per meter cube। इसका जो वैल्यू आता है दैट कम्स आउट टू बी नियरली 279 मीटर पर सेकेंड, इतना आता है। इज दैट क्लियर? तो न्यूटन ने थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ साउंड निकालने का कोशिश किया था। क्या बोला मैंने? न्यूटन ने थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ साउंड निकालने का कोशिश किया था। उसने ये कहा कि जब प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज बेसिकली एन आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के कारण गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है उसका वैल्यू P के बराबर होता है। और ये देखा गया कि इस कंसेप्ट को यूज करके जो वैल्यू आता है 279 मीटर पर सेकेंड, इट डज नॉट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इज नियरली 330 to 340 या 350 के अराउंड होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इज दैट क्लियर? और ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अराउंड 16% का डिफरेंस है। उसने जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया था कि 279 280 होना चाहिए, और स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली निकला है वो 330 निकला है। 16% का डिफरेंस है, और इतना बड़ा एरर को इनसिग्निफिकेंट माना नहीं जा सकता। समझ में आया? इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एरर है। बात समझ में आया? तो न्यूटन के इस कहानी में कुछ आइडिया में कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट ही हैज कंसीडर्ड। तो उसको करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट आया लैप्लास से। कौन आया नेक्स्ट? लैप्लास से। लैप्लास वाज वेरी फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन, मतलब उसको जीनियस माना जाता था। तो वो बंदा आके बोलता है देखो न्यूटन ने एक चीज़ गलत कर दिया। उसने ये बोला कि जब साउंड
हवा के थ्रू ट्रैवल करता है, उसने ये मान लिया कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट एक्चुअली में ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एंड ही गेव द रीज़न फॉर दिस। उसने कहा कि देखो, जब कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है, ये सारी इतना जल्दी होता है, द प्रोसेस हैपन सो फास्ट, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। याद है मैंने तुमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस कराना है, द कंप्रेशन इज टू बी सडन, द एक्सपांशन इज टू बी सडन। द सेम लॉजिक इज ऑल्सो वैलिड हियर। जब साउंड किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज का कोई वक्त ही नहीं मिलता। देयर इज नो स्कोप ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, राइट। सो ही सेड आपको अभी बल्क मॉड्यूलस जो है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस यूज़ करना पड़ेगा, आइसोथर्मल मानने से नहीं होगा। और लैप्लास ने बोला भाई ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होगा, कंसिडरिंग इट टू बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? कंसिडरिंग इट टू बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका फॉर्मूला जो होगा दैट इज गामा पी बाई रो। पी बाई रो का वैल्यू तो हमको पता ही है, गामा ऑफ एयर जो होता है इस वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट 1.4, राइट। से वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला गया, गामा ऑफ एयर इज 1.4, यहाँ पर 1.4 मल्टीप्लाई किया, प्रेशर तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ही होगा, और डेंसिटी का वैल्यू जो है दैट इज कितना बोला था मैंने, कमान 1.3, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आया मैं तुमको बताता हूँ, दैट इज वेरी क्लोज टू, यहाँ पर मैंने दैट इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू, कुछ 332 मीटर पर सेकेंड आता है, वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझ में आया? सो हैंस प्रूव्ड कि जब साउंड किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा, दैट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड यू नो द रीजन। लिखोगे तो क्या लिखोगे, व्हेन साउंड प्रोपगेट्स द compressions and rarefactions happen so fast that there is no sufficient time for exchange of heat between the system and the surroundings, implying the process is an adiabatic process. Newton wrongly stated that the process is what, isothermal. Is that clear? इसलिए ये करेक्शन लाया गया है, ठीक है ना, डन, ओके। और दो चीज़ मैं तुमको बता के रखना चाहूँगा। अच्छा, कल बताया भी था, आज थोड़ा इसका फॉर्मूलाज दे दूंगा। मैंने ये कहा था कि एक सॉलिड के थ्रू ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन लिक्विड्स के थ्रू या गैसेस के थ्रू, उसके बल्क के थ्रू, बल्क सरफेस नहीं, लिक्विड के सरफेस में सरफेस टेंशन का एडवांटेज होता है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसवर्स तो हो जाता है, लेकिन लिक्विड के अंदर इनसाइड कभी भी ट्रांसवर्स वेव जनरेट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? तो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करेगा, लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, हमेशा longitudinal as well as transverse wave दोनों ट्रैवल करता है। तो इफ यू आस्क कि सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या बोला मैंने, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू ए सॉलिड, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईटा बाई रो। ईटा इज शेयर मॉडुलस। क्यों शेयर मॉडुलस? कुछ सोच के देखो, पार्टिकल्स अगर ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, इज इट नॉट अलोंग द सरफेस, इज इट नॉट अलोंग द लेंथ, रॉड तो ऐसा है, अगर मूवमेंट्स ऐसा होता तो हम यंग्स मॉडुलस लेते, बट मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो रहा है, अलोंग हो रहा है, तो घिसना काइंड ऑफ मोशन हो रहा है। समझ में आया? तो कौन सा मॉडुलस लेंगे हम इन दिस केस, शेयर मॉडुलस लेंगे। समझ में आया? एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड या लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अगर रॉड ऐसा है और इसके अलोंग ट्रैवल कर रहा है, दैट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना पड़ेगा, दैट इज रूट ओवर व्हाट, y बाय रो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? पक्का? ओके। तो यहाँ पर ना एक और एक चीज़ है कि अगर हम किसी सॉलिड का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू देखें, दैट इज मोर देन शेयर मॉडुलस, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो शेयर मॉडुलस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट मीन्स उसी रॉड में जब वेव ट्रैवल करता है वो लॉन्गिट्यूडिनल के फॉर्म में भी होता है और ट्रांसवर्स के फॉर्म में भी होता है, लेकिन किसका स्पीड ज़्यादा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांसवर्स वेव का स्पीड कम होता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? चलो इसको भी लिख के रखना बॉस। सो वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हम अभी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। क्या क्या फैक्टर्स साउंड की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं किसी मीडियम में, राइट। तो सबसे पहले मैंने पूछा प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी, इट विल आल्सो, और ये गलत है बिकॉज तुमने इस फॉर्मूला को ध्यान से देखा नहीं है। ऊपर प्रेशर है, नीचे डेंसिटी है,
एंड देयर इज़ ए वेरी गहरा कनेक्शन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, बिकॉज अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, कमान क्या बोला मैंने, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। देखो तुम प्रोपोर्शनलिटी कब यूज कर पाओगे, बाकी सब जब कांस्टेंट है, तभी जाके तुम बोल पाओगे ओके वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट यहाँ पर प्रेशर एंड रो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। प्रेशर अगर बदल जाएगा तो डेंसिटी भी बदल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने कहा कि प्रेशर एंड डेंसिटी दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, गैस के ऊपर जो तुम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो वो अगर बढ़ जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इट इज गोइंग टू कंप्रेस। अगर कंप्रेस हो जाएगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान से देखना, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है कि प्रेशर जितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, रो भी उतना ही टाइम्स इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी नहीं बदला। हो सकता है ना? अगर दोनों का रेट, अमाउंट ऑफ इंक्रीज, टाइम्स ऑफ इंक्रीज अगर सेम है, क्या है, टाइम्स ऑफ इंक्रीज, प्रेशर को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी, फॉर एग्जांपल देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई एम जस्ट सेइंग 2 टाइम्स बढ़ गया, इन दैट केस प्रेशर का चेंज साउंड के वेलोसिटी को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकता। लेट्स डू दिस। फॉर एग्जांपल ये P बाय रो है, हमने पहले भी किया था ये चीज, P बाय रो, डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। यू नो दिस? इफ आई कंसिडर एन आइडियल गैस, गामा PV कैन बी रिटन एज व्हाट, nRT डिवाइडेड बाय m इज द मास ऑफ द गैस। समझ में आया? इज दैट क्लियर? गैस का मास तो कांस्टेंट है, वो कभी बदल नहीं सकता। गामा एक एडियाबैटिक कांस्टेंट ही है, nR भी कांस्टेंट है। तो हमको ये दिखाई दिया कि ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड सोलली किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो बहुत जगह यूज होगा, तुमको अच्छे से याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मतलब उस मीडियम का तुम प्रेशर बदल सकते हो, उसका वॉल्यूम बदल सकते हो, उसका डेंसिटी बदल दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड को अगर बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा, टेम्परेचर बदलना पड़ेगा, उस मीडियम का टेम्परेचर बदलना पड़ेगा, तभी जाके साउंड के वेलोसिटी में कोई इफेक्ट गिर सकता है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके, सो दिस इज वन फैक्टर। ऑब्वियसली प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट में लिख सकता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तुमको पता चल चुका है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। As the temperature rises, velocity will also increase. Whenever you use the formula, हमेशा याद रखना T का वैल्यू हमेशा केल्विन में पुट करना है, डिग्री सेल्सियस में पुट मत करना, ठीक है? उसके बाद और एक फैक्टर मैं तुमको बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी को पता है ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? समर, यहाँ पर ये जो असम है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं करता, लेकिन राइट 25-30 तक ही, 40 तक, लेकिन बोलते कि बहुत गर्म है, इट्स वेरी वेरी हॉट हियर, मतलब अनईजी हॉटनेस है ये, बोलते ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। डू यू नो द रीज़न कि ऐसा क्यों है? एनीवन कैन, हु कैन एक्सप्लेन मी कि ह्यूमिडिटी एक्चुअली है क्या? हम बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्म टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है कि दिस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, बोलते हैं ना हम लोग। यू टेल मी द रीज़न, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी ज़्यादा है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या है? हाँ क्या? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में मतलब ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ड्राइनेस इंक्रीज होगा। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, तुमने एग्जैक्टली ठीक उल्टा बोल दिया। मैं बताता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मीडियम का ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब देखो ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट्स द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। बात समझ में आया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रेशियो, इट इज रेशियो कि भाई आज के दिन में हवा में कितना वाटर कंटेंट है, वो ऊपर लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, ये जो हवा है ये मैक्सिमम कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट? नीचे होगा मैक्सिमम, ऊपर की आज के डेट में कितना हवा में वाटर कंटेंट है। बात समझ में आया? Is that clear? Now if I say that the atmosphere is 100% saturated with पानी, मतलब जितना वो एब्जॉर्व कर सकता है पूरा का पूरा उसने एब्जॉर्व कर लिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगा, रेशियो बेसिकली। बात समझ में मैंने क्या कहा? मोस्टली रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में ही बात किया जाता है। एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है विच टेल्स यू द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर। इज दैट क्लियर? कि तुम्हारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कितना कंटेंट ऑफ वाटर वेपर है,
उसका वैल्यू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट्स ए रेशियो कि आज के डेट में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और इस एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर आ सकता है, कितना एब्जॉर्ब, कितना जगह वो बना सकता है वाटर वेपर की। एग्जैक्टली। अभी देखो होता क्या है, अभी ऐसा होता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है दैट मीन्स तुमको ये समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारा बॉडी का जो क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, हमारा स्किन ठंडा कैसे रहता है? व्हाई डू वी स्वेट? बेसिकली व्हाई डू वी स्वेट? जो स्वेट निकलता है उसको हवा क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। बेसिकली उस पानी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है, तो हमको ठंडा लगता है। इज दैट क्लियर? जब बहुत गर्म लगता है, हवा लगने से ठंडा क्यों लगता है? बिकॉज जो स्वेट है उसको क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन पहले से ही हवा अगर कंप्लीटली सेचुरेटेड है, पहले में ही अगर वाटर वेपर क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो तुम्हारे स्किन से वो स्वेट को एब्जॉर्व करेगा क्या? इट इज ऑलरेडी सेचुरेटेड, राइट? तो स्वेट एब्जॉर्व नहीं होता, दैट इज द रीजन तुमको गर्म लगता है। तुमको समझ में मैंने क्या कहा? मैं फिर से कहता हूँ कि ह्यूमिडिटी तुमको यह बताता है कि हवा में कितना ज़्यादा वाटर वेपर है। अगर ड्राई हवा है, ड्राई एयर है, मतलब उसका वाटर एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तुम अगर स्वेट भी करोगे वो रहेगा नहीं तुम्हारे बॉडी में, क्या कर लेगा? वो ड्राई एयर कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऑलरेडी ये सेचुरेटेड है और ये वाटर वेपर एब्जॉर्व नहीं कर सकता, पानी एब्जॉर्व नहीं कर सकता, तुम अगर स्वेट करोगे तो वो रह जाएगा तुम्हारे बॉडी में। दैट इज द रीजन यू गेट और ज़्यादा गर्म लगता है। इज दैट क्लियर? तो स्पीड ऑफ साउंड और ह्यूमिडिटी का क्या कनेक्शन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हवा जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। देयर हेवियर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। हाइड्रोजन का कितना होता है? 32 और 18, राइट? एक मिनट पॉज करते, पानी सोच रहा था। या माय फॉल्ट। ऑक्सीजन कितना है? 32, नाइट्रोजन कितना है? 28, राइट? एंड सो दे आर हेवियर मासेस, मतलब दे बेसिकली फॉर्म द एयर अराउंड अस, राइट? बात समझ में है? लेकिन अगर मैं एक 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एक क्यूब लेता हूँ, उसमें ह्यूज परसेंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन उसकी जगह पर अगर वाटर वेपर आ जाता है, तो वाटर वेपर के लिए तो जगह बना होगा ना, कुछ ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया होगा उसने और कुछ नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया होगा। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो वाटर वेपर आया, उसका मास जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू व्हाट? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बात समझ में आया? फिर से कह रहा हूँ, तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने 1 क्यूबिक मीटर का क्यूब है, उसमें पहले वाटर वेपर नहीं था, उसमें ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। जब वाटर वेपर आया, उसने कुछ ऑक्सीजन को रिप्लेस किया होगा, कुछ नाइट्रोजन को रिप्लेस किया होगा और उसके जगह पर वाटर वेपर आया होगा। सो इन दिस सिनेरियो व्हाट विल यू से अबाउट द डेंसिटी ऑफ एयर? हैज इट इंक्रीज्ड और हैज इट डिक्रीज्ड? वाटर वेपर आने के बाद डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, बिकॉज उसने हेवियर मासेस को रिप्लेस कर दिया है। बात समझ में आया? तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूँ कि मीडियम में, नमन खड़ा हो जा, अगर मीडियम में ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो तुमको ये समझ लेना चाहिए कि भाई साहब वाटर वेपर आ चुका है, उसने और हेवियर ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है। तो एज ए होल अभी उस हवा में उतना मास नहीं था जितना पहले था, उसका डेंसिटी क्या हो चुका? घट चुका है। और डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गोइंग टू इंक्रीज। बात समझ में आए? इसलिए अगर हवा का ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। कोई डाउट इसमें? पक्का? फिर से और एक बार, हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा। वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा कैसे हुआ? बिकॉज उस वाटर वेपर ने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हटा दिया होगा उसके जगह से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हट गया मतलब उसी हवा का अभी वेट घट चुका है। स्पेस तो उतना ही है, लेकिन उसके जगह पर नाउ देयर आर लाइटर वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू हेवियर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो उसी गैसियस सैंपल का भी डेंसिटी क्या हो चुका है? घट चुका है। रो घट चुका है, तो व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड? इट इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ में? दिस इज हाउ इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Everyone this side, everyone this side. Calculate the stress in a line pi of a material Young's modulus दिया हुआ है, so that the speed of longitudinal waves, think of the longitudinal wave is this. This is volume density. Is 10 times the speed of transverse wave. Transverse wave, yes or no? एक रस्सी में transverse wave का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर T by म्यू होता है नहीं होता? Is that clear? अच्छा म्यू जो है
और रो जो है दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही डेंसिटीज है लेकिन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रो जो है दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी और म्यू जो है दैट इज लिनियर डेंसिटी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट ए कनेक्शन बिटवीन रो एंड म्यू। व्हाट इज द कनेक्शन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने एक रॉड दिया, इसका लेंथ मैंने 1 यूनिट लिया, कितना लेंथ इसका 1 यूनिट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 8। इज दैट क्लियर? व्हाट इज म्यू? म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। इज दैट क्लियर? तो इसका अगर वॉल्यूम डेंसिटी मैंने क्या माना, रो माना, क्या माना, इसका वॉल्यूम डेंसिटी रो है। फिर से इसका वॉल्यूम डेंसिटी कितना है, रो है। इस रॉड का मास कितना हो, मास कितना हो, cross sectional area into length, that is the volume of the rod into density rho, that is A into 1, that is the volume and unit length माना है, into हम क्या कर देंगे, रो कर देंगे। Is that clear? अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, लेंथ से डिवाइड करेंगे, और इन दिस केस हमने लेंथ क्या मांग गया 1, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 1, और ये जो मास पर यूनिट लेंथ निकलेगा वो क्या निकलेगा, बात समझ में मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम यूनिट लेंथ का बात करें इसलिए हमने रॉड को भी यूनिट लेंथ लिया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका वॉल्यूम A into 1 है, इसका मास कितना होगा, रो into A into 1, रो इज मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द टोटल मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ पूछा है तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया बिकॉज़ इसका लेंथ ही 1 है। तो ये जो मास पर यूनिट लेंथ निकला होगा ये क्या निकला होगा, दिस इज म्यू। कम ऑन, दिस इज म्यू, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, रो। तो ध्यान रखना म्यू इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, रो है। आगे से ये एक्सप्रेशन हमेशा अच्छे से याद रखना कि म्यू और रो का क्या कनेक्शन है। कैसे याद रखोगे, एक यूनिट लेंथ का रॉड मानोगे, है ना, यूनिट लेंथ का रॉड का जितना मास होगा वही लीनियर मास डेंसिटी होगा। कितना मास होगा एक यूनिट लेंथ का रॉड का, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम A into 1, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी म्यू। इज दैट क्लियर? हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, रूट ऑफ म्यू की जगह रो इनटू A लिखते हैं। आई थिंक जो तुमको स्ट्रेस दिख रहा है, स्ट्रेस है ना, 3/A इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। बस यहाँ पर तुमको एक डाटा दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। तो इसका 10 टाइम्स अगर करोगे रूट ओवर ऑफ T बाय रो A दैट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या होगा, y बाय रो। ध्यान देना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, 100 इनटू स्ट्रेस T बाय A स्ट्रेस y स्ट्रेस का Is that clear? सबको समझ में आया पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, याद है, come on this side, come on this side. Taking composition of air to be 75% of nitrogen, 25% of oxygen, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इसी रेशियो प्रेजेंट है। By weight, क्या है, by weight, calculate the velocity of sound through air. अभी तुम सोचोगे सर velocity of sound का फॉर्मूला क्या था, velocity of sound का फॉर्मूला कमा, that is gamma p by rho. Is that clear? ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा RT by molar mass। अगर मैं नीचे m मोलर मास पढ़ दूं तो n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? जितने माइनस पॉज करो, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और गामा ऑफ एयर दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। गामा ऑफ एयर गिवन इन द क्वेश्चन एंड इज इक्वल टू व्हाट, 1.4। अच्छा अभी देखो R का वैल्यू कांस्टेंट है 8.3 1, पता है ना, टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। तो T की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 273 केल्विन, R की जगह 8.314। इज दैट क्लियर? अच्छा अभी देखो गामा का वैल्यू भी हमको पता है, दैट इज 1.4। पूरा गेम किस पे आ गया, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। हमको मोलर मास ऑफ द मिक्सचर चाहिए। ये तुमको परसेंटेजेस दिया हुआ है, 75% ऑफ नाइट्रोजन एंड 25% ऑफ ऑक्सीजन, ये दिया हुआ। इज दैट क्लियर? तो एक काम करते हैं, ठीक है ना, 75 प्लस 25 कितना होता है, 100% होता है इनका। सो लेट अस से 100 ग्राम्स ऑफ एयर कंसीडर करते हैं। कितना ग्राम्स ऑफ एयर, 100 ग्राम्स ऑफ एयर। ध्यान देना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, 100 ग्राम में 75 ग्राम्स होगा, 75 पर क्या हो जाएगा 28।
Is that clear? Similarly, number of moles of oxygen कितना होगा? Oxygen का 25% is 25 divided by what? 32. So these are the number of moles. What is molar mass of the mixture? What is molar mass? Molar mass is the mass of one mole. Right? Okay. ध्यान दें. Try to understand. If I'm talking about the molar mass of the mixture, हमने यहाँ पर 100 ग्राम of air पकड़ा है. तो total mass क्या होगा? Can I say that is equal to what? 100 grams. हमको चाहिए कि per mole कितना mass है. तो total mass को हम किससे divide करेंगे? हम total number of moles से divide करेंगे. And total number of moles क्या होगा? Number of moles of nitrogen plus number of moles of what? Oxygen. खुद सोच के देखो divide करने से क्या मिलेगा? Something grams per mole मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका यूनिट एक बार चेक करो तो तुमको फील आएगा. इसको डिवाइड करने के बाद तुमको क्या मिलेगा? समथिंग ग्राम्स पर मोल. वही होगा मोलर मास. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? दैट इज ऊपर 100 ग्राम्स पुट कर सकते हैं और नीचे हम क्या पुट कर सकते हैं? 75 by 28 प्लस यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 25 by 30. इज दैट क्लियर? और इसका आंसर अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँ जो मेरे पास अभी है दैट इज 28.9 ग्राम्स. लेकिन जब तुम इस फॉर्मूला में पुट करोगे, ध्यान देना ये सारे के सारे ऐसा यूनिट में है तो तुमको इसको केजी में कन्वर्ट करके पुट करना पड़ेगा. कितना पुट करना पड़ेगा? 28.9 into 10 to the power minus 3 kg. उसको पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा. मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ कि एक मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकाला जाता है. मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. फाइनली सारा कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट अ नंबर जिसका यूनिट क्या होगा? दिस मच ग्राम्स पर मोल. दैट इज मोलर मास. इज दैट क्लियर? पक्का? कोई दोस्त तुम्हारे कानों में कोई विस्पर करता है, राइट? वो भी सुनाई देता है. दूर से चिल्लाता तो भी सुनाई देता है. तो दोनों साउंड्स में डिफरेंस क्या है? बोलो तुम्हारे साउंड एक पास से बोलते हैं और तो बात मत करो. बोलो तुम्हारे साउंड. एग्जैक्टली. मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. नमन कौन कहाँ पर खड़ा है पूछ लेगा. मैंने दोनों साउंड के क्वालिटी में क्या डिफरेंस है वो पूछा है. क्या डिफरेंट होगा? सबसे सिंपल आंसर ये दिया कि सर लाउडनेस में फर्क है, राइट? जो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं. जो विस्पर कर रहा है उसका लाउडनेस कम है और जो बहुत दूर से चिल्ला रहा है उसका लाउडनेस क्या होगा? ज़्यादा होगा. इज दैट क्लियर? और कितना ज़्यादा तुमको सुनाई देगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? एनर्जी पे डिपेंडेंट है. जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना लाउड सुनाई देगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? तो हम साउंड का लाउडनेस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला. साउंड का लाउडनेस का यूनिट जो होता है उसको हम डेसिबल्स बोलते हैं. सुना होगा इसके बारे में, राइट? यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज व्हाट? डेसिबल्स. और उसको लाउडनेस ऑफ साउंड का जो सिंबल है वो क्या है? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. बीटा इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. और बीटा का जो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ही चाहिए तुमको. इट इज 10 log I by मैं बताता हूँ इसका मतलब कि I तो इंटेंसिटी है and intensity is a direct reflection of energy. बात समझ में आता नहीं यार? I नॉट क्या है? ये रेफरेंस इंटेंसिटी. नोटिस रेफरेंस इंटेंसिटी. मैं इसका वैल्यू लिख के देता हूँ. इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 10 to the power minus 12 watt per meter square. राइट? एक फिक्स्ड वैल्यू, एक रेफरेंस इंटेंसिटी. मतलब इससे अगर साउंड का इंटेंसिटी कम होता है तो हमारा ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए. इट इज द फेंटेस्ट साउंड व्हिच ए ह्यूमन ईयर व्हिच अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट. उसका मतलब क्या मान लेते हैं? रेफरेंस मान लेते हैं. दिख रहा है ना? 10 to the -12. मतलब अगर प्रैक्टिकली देखो, अगर मैं तुमको 1 watt ऑफ साउंड देता हूँ ना तो अगर तुम इस इंटेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे ना पूरा जर्मनी कवर हो जाएगा. समझ में मैंने क्या कहा? अगर मैंने तुमको 1 watt ऑफ साउंड दिया, कितना 1 watt इज पावर, और तुमको इस इंटेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूट करने दिया है तो कितने एरिया कवर होगा पता है? पूरा जर्मनी का हर एक बंदा सुन लेगा उस साउंड को. ठीक है ना? इट इज जस्ट ए आइडिया कि कितना फेंट साउंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं. 10 to the power -12 watt per meter square. ये हो गया हमारा रेफरेंस इंटेंसिटी. नमन डिस्टर्ब मत करना. 10 to the power -12 watt per meter square. एग्जैक्टली दैट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी. आई क्या है? अभी जो तुम साउंड सुन रहे हो उसका इंटेंसिटी. समझ में आया? तुमको जिस साउंड का लाउडनेस मेजर करना है उसका इंटेंसिटी. इज दैट क्लियर? पक्का? समझ में?
पॉज कर, नहीं कुछ नहीं हो, इट्स ओके। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट? ओके। यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटेंसिटी क्या होता है, उसको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, थोड़ा घुमा के आएगा। मैं बताता हूँ, इंटेंसिटी का फंडा समझाता हूँ, आगे भी जाके पढ़ेंगे, आगे जाके एक साउंड का सेक्शन ही आएगा अलग से, उसमें अलग से और डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड। क्या बोला मैंने? एक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड, राइट? ये जो साउंड है ये भी एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। अगर मैंने एक पॉइंट सोर्स इमेजिन किया तो उससे जो साउंड वेव निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। और याद करो, मैंने बहुत सालों पहले वेव फ्रंट का कंसेप्ट समझाया था, अगर तुमको थोड़ा याद है। हाँ हाँ, किसका कंसेप्ट सिखाया था? वेव फ्रंट। मैंने कहा था कि वेव फ्रंट एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है, वो उन सारे मीडियम पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेस। बात समझ में आया? तो अगर ये एक साउंड का पॉइंट सोर्स है, इससे जो साउंड वेव निकलेगा दैट विल कम आउट रेडियली अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, राइट? तो यहाँ पर जा रहा है ऐसा, ये तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए 2D पिक्चर बन रहा है, और तुमको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, 3D है। तो एक स्पीयर कंस्ट्रक्ट होगा, या एक स्पीयर बना दिया। क्यों बनाया स्पीयर? अच्छा, यहाँ पर एक स्पीयर बनाया, चलो यहाँ पर भी एक स्पीयर बना दिया, ऐसा। इज दैट क्लियर? यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि ये स्पीयर का जो सेंटर है वो ये है। एवरी पॉइंट ऑन द स्पीयर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ से जो भी डिस्टर्बेंस निकला होगा, द सेम डिस्टर्बेंस would have reached this points at the same time, which means all of them will be disturbed exactly in the same fashion. They will be oscillating up and along, together. They will be going to the mean position together. They will go to the negative maxima together. Or in other words, इस particular surface में जितने सारे points है, all the points are at the same distance from the source, so all of them will be disturbed exactly in the same fashion. That means all these particles will be in the same phase. राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं ये एक वेवफ्रंट इमेजिन करूँ तो ये वेवफ्रंट भी उस पॉइंट सोर्स इक्वी डिस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर सरफेस पे भी जितने सारे मीडियम पार्टिकल्स होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी ऑसिलेटिंग एग्जैक्टली इन द सेम फेज। डू यू एग्री विद दिस? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। पावर क्या है? तुम्हारे पास एक साउंड का सोर्स है, एक सेकंड में उसने कितना एनर्जी छोड़ा, समझ में आया? फिर से और एक बार, ये तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स है, एक सेकंड में इससे कितना एनर्जी निकला, लेकिन ध्यान दो ये एनर्जी जो है ये एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट हो जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं? एज इट इज गोइंग आउटवर्ड, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नाउ गेटिंग स्प्रेड आउट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? अगर मैंने ये एक सरफेस कंसिडर की, ध्यान देना, मैंने क्या कंसिडर किया? अगर मैंने ये एक सरफेस कंसिडर किया, ध्यान दो, यहां से एक सेकंड में जो एनर्जी निकला, दिस एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्फीयर। मतलब अगर निकलेगा तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, हर जगह से निकलेगा। बात को समझो, एक सेकंड में कितना निकलेगा? यहाँ से एक सेकंड में जितना एनर्जी निकला था वो सारा एनर्जी इस सरफेस को भी क्रॉस ओवर करके बाहर की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैंने तुमको पूछा बताओ इस जगह का इंटेंसिटी कितना है, तुमको ये निकालना है कि इस सरफेस के पर यूनिट एरिया के थ्रू, इस सरफेस के पर यूनिट एरिया के थ्रू एक सेकंड में कितना एनर्जी निकल रहा है। तो तुमको ये पता है कि इस पूरे सरफेस के थ्रू, क्या बोला मैंने? पूरे सरफेस के थ्रू, ऑल ओवर द स्फेरिकल सरफेस कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? P. P इज द पावर, P इज द पावर, दैट इज P जूल्स पर सेकंड। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, इस सरफेस को एक सेकंड में टोटली कितना एनर्जी क्रॉस करता है? P जूल्स ऑफ एनर्जी क्रॉस करता है। कैन आई से दिस P जूल्स ऑफ एनर्जी? अगर मैंने इसका रेडियस, ध्यान देना, अगर मैंने इस स्फीयर का रेडियस r माना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो येलो कलर का सरफेस दिख रहा है, इस ऑल ओवर द सरफेस में, इस ऑल ओवर द सरफेस के थ्रू एक सेकंड में P जूल्स ऑफ एनर्जी पास करता है? सो कैन आई से P जूल्स ऑफ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया ऑफ 4 pi r square? Yes or no? Can I say P joules of energy is distributed over an area of what? 4 pi r square? तो इस येलो कलर का जो तुमको सरफेस दिख रहा है, इसके सरफेस की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब सोर्स से r डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी पूछा जाए, कैन आई से दैट इज P डिवाइडेड बाय व्हाट? 4 pi r square. That is energy emitted per second
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, समथिंग वाट्स पर मीटर स्क्वायर निकलेगा। इसका यूनिट क्या आएगा बताओ, समथिंग वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज व्हाट, एनर्जी इमिटेड पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में एक यूनिट एरिया के थ्रू कितना एनर्जी निकल रहा है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज ऑब्वियस यार, तुम्हारे पास एक सोर्स है, तुम उससे जितना दूर जाओगे साउंड का लाउडनेस क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी भी क्या होगा, घटता जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर स्क्वायर, व्हिच जस्टिफाइज द फैक्ट। व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। बात को समझो, अगर मैं ये बड़ा वाला सरफेस ले लूं, इसके थ्रू भी एक सेकंड में कितना एनर्जी पास करता है, पी जूल्स ऑफ एनर्जी ही पास करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, नाउ दिस सेम पी जूल्स ऑफ एनर्जी इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर सरफेस एरिया। तो पर यूनिट एरिया को जो एनर्जी का शेयर मिलेगा वो कम होगा। बात समझ में आया? अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर ये तो r1 डिस्टेंस पे है तो ये r1 स्क्वायर हो गया, इस सरफेस पे इस जगह पर कितना इंटेंसिटी होगा बताओ, मैं कहूँगा दैट इज I2। लेट अस सी इफ दिस इज I1, दिस विल बी I2। अभी भी तो एक सेकंड में p जूल्स ऑफ एनर्जी ही इस टोटल सरफेस एरिया को पास करेगा, बट दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ व्हाट 4 पाई r2 स्क्वायर। एंड डेफिनेटली वी कैन से इन दिस केस कि I2 का जो वैल्यू होगा वो I1 से क्या होगा, छोटा होगा, विच इज़ ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि हम सोर्स से जितना दूर जाएंगे लाउडनेस घटेगा, बिकॉज इंटेंसिटी एनर्जी जो तुम्हारे कानों में पहुंच रहा है वो भी घट रहा है, बिकॉज इंटेंसिटी इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, समझ में आया? इंटेंसिटी का मैं बता के क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा तुमको, समझ में आया? तो ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे, बर्ड इज सिंगिंग ऑन ए ट्री, ए पर्सन अप्रोचेस द ट्री एंड परसीव दैट द साउंड हैज इंक्रीज बाय 10 डेसिबल्स। यहाँ पर कुछ लाउडनेस था, यहाँ पर जब आया ऑब्वियसली लाउडनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीमेंट कितना है, 10 का इंक्रीमेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि β2 माइनस β1 इज 10? Is that clear? Okay. Find the ratio of the initial and final separation between the bird and the person. R1 R2 का रेशियो पूछा, और जस्ट हमने डिस्कस किया राइट, डिस्टेंस और इंटेंसिटी का क्या कनेक्शन, बिकॉज इस फॉर्मूला से तो सबसे पहले इंटेंसिटी का रेशियो आएगा राइट। तो β2 माइनस β1, ध्यान देना है β2 कितना होगा 10 log, सोचो यहाँ का इंटेंसिटी I2 है, यहाँ पर जो भी का इंटेंसिटी वो क्या है I1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज I2 बाई I0 माइनस 10 log I1 by I0 that is equal to what 10 decibels। Is that clear? मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, देखो 10 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। log A माइनस log B इज log A by B। log A by B करो तो कितना आएगा, log of I2 डिवाइडेड बाई I0 इंटू I0 डिवाइडेड बाई what I1 that is equal to what 1। log है मतलब इसका बेस कितना होगा 10, I0 चला गया, ये कितना आ जाएगा I2 बाई I1 is equal to what 10 to the power 1 that is 10 right। I2 is inversely proportional to R2 square। तो अगर मैं I2 के जगह R square से रिप्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R2 square और ऊपर कितना आ जाएगा R1 square that is equal to 10। हमको चाहिए R1 by R2। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेपरेशन। इनिशियल एंड फाइनल मतलब R1 by R2 that is R1 by R2, वो कितना हो जाएगा that is √10। Is that clear? So this is how we do it। सिंपल से बोला था ना, इंटेंसिटी से हमको डिस्टेंस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? ओके ज्योतिर्मय।